हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। आज हम सभी एक विशेष कक्षा के अंतर्गत राष्ट्रपति विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव भारत में संपन्न हुआ, जिसमें एनडीए समर्थित प्रत्याशी द्रौपदी नाथ मुर्मू भारत की अगली यानी 15वीं राष्ट्रपति होंगी। आज हम राष्ट्रपति विषय के भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या उपबंध हैं, द्रौपदी नाथ मुर्मू कौन हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या चीजें उपबंधित हैं, उन विषयों की चर्चा करेंगे जो कि हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और विश्वास दिलाते हैं कि परीक्षा कोई होगी, प्रश्न यहीं से ही आएगा, क्योंकि आज हम राष्ट्रपति विषय से बनने वाले जितने प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को समायोजित करते हुए आज की कक्षा को हमने डिजाइन किया है और आपको आने वाली परीक्षाओं में आज की ही कक्षा से प्रश्न दिखेंगे। तो आइए हम कक्षा की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बात करें तो यह मैटर जो है ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत के 14वें राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे, उनका कार्यकाल जो है वो आज यानी कि 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। तो उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले नई राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक था, जो कि जिस चुनाव के नतीजे 21 जुलाई 2022 को आए, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो विजित घोषित की गई और ये अगली जो है 15वीं भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। इनका शपथ कल यानी 25 जुलाई को इनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, कैसे होते हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है या संविधान हमारा ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन में जो हमारी वो संसदीय व्यवस्था थी या वहां की जो सिस्टम था, उस सिस्टम में हम जानते हैं कि वहां जो सिस्टम था, उस सिस्टम में जो ब्रिटेन की साम्राज्य हुआ करती थी, इनका विशेष महत्व हुआ करता था। लेकिन जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तो हमने भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होने की कारण जो है अपने यानी कि भारतीय संविधान में भी ठीक इसी साम्राज्य जैसा ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, उन्हीं के जैसा भारत में भी कुछ उपबंध करने का निर्णय लिया। तो जो ये निर्णय हुआ, तो यहां जब बात की गई तो यहां ये निर्णय जो है हमारा ये राष्ट्रपति के रूप में हुआ। तो अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और ब्रिटेन की साम्राज्य यानी ब्रिटेन की जो साम्राज्य थी, इन्हीं के आधार पर क्या बना हमारा नया पर राष्ट्रपति। तो दोनों में क्या कोई अंतर है? तो जो ब्रिटेन की साम्राज्य हुआ करती थी, ये क्या होती थी, वंशानुगत होती थी। क्या होती थी? वंशानुगत होती थी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रपति का पहला कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन से लिया गया और ब्रिटेन की साम्राज्य हुआ करती थी, इसलिए यहां भारत में जो है उसी तरह के भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उपबंध किया गया, जो कि हमारे संविधान की भाग 5 के अनुच्छेद 52 से शुरुआत होता है। अभी जब हम भारतीय संविधान का परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो इन चीजों को हम वहां देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं जो हमारी नई राष्ट्रपति यानी कल 25 जुलाई 2022 को शपथ ले रही है, उनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसे आप जरा
ध्यान से देखिएगा और आप अपनी कॉपी पेन उठाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। तो अब वो हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो जो कहेंगे कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, ये कौन है? तो ये जो है, इनके बारे में यदि हम जानना चाहें तो ये जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। भारत की कौन है? 15वीं राष्ट्रपति है। साथ ही ये भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। साथ ही ये एक जनजाति से, यानी जनजातीय जो जनजातियां होती हैं उस जनजाति यानी संथाल नामक जनजाति से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये भारत की प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति भी बनी है। तो इन प्रश्नों में से आपको आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न यहां से देखने को मिल सकता है। जो पहली हमारी महिला राष्ट्रपति थी वो 2007 से 2012 के बीच प्रतिभा पाटिल जी थी। ये कौन थे? प्रतिभा पाटिल जी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। और जो दूसरी बनी है ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अब यदि हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था यह 20 जून 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958। 20 जून 1958 को ये ओडिशा के भंग जिले में इनका जन्म हुआ था। कहां? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म जो है हुआ था। साथ ही ये जो है ये भारत में पाई जाने वाली एक संथाल जनजाति है। इसी जनजाति में इनका जो है जन्म हुआ था। साथ ही इनकी जो शादी हुई, यानी इनके पति का नाम भी हो सकता है कहीं आपसे पूछ ले, तो इनके पति का जो नाम है वो श्यामचरण मुर्मू। श्यामचरण मुर्मू। नोट करिए आप। यदि हम द्रौपदी इसको आप नोट करिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। यदि हम अपनी द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन की बात करें तो जो इनका जीवन है और जीवन की इन्होंने जब शुरुआत की तो शुरुआत में इन्होंने एक अध्यापिका के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है अध्यापिका के रूप में की। लेकिन यदि हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 1997 ईस्वी में, क्या वो आप नोट करिएगा, पहला राजनीतिक जीवन में पहला चरण बात करें 1997 ईस्वी में ये जो है वायरंगपुर, कहां? वायरंगपुर जो है पंचायत यानी नगर पंचायत थी, उसके पार्षद की चुनाव में विजित हुई। कि नगर पंचायत की पार्षद चुनाव में इनको क्या मिली? जीत मिली, यानी विजयी हुई। पहले क्या बनी
तो वाईरंगपुर की नगर पंचायत की ये पार्षद बने। कब? 1997 में। फिर इन्होंने अपने जीवन का जो दूसरा चरण है, इन्होंने भाजपा की अनुसूचित जाति की जिला उपाध्यक्ष तथा आदिवासी मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य बनी। क्या हुआ इन्होंने, यानी भाजपा की बीजेपी की ये क्या बनी? अनुसूचित जनजाति। क्या बनी? अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति की जिला उपाध्यक्ष बनी तथा साथ ही आदिवासी मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। फिर इन्होंने जो तीसरा स्टेज इनके जीवन में आता है, इन्होंने रंगपुर से 2002 और 2009 में विधायक चुनी गई। क्या हुआ? ये जो है रंगपुर जो है रंगपुर से क्या हुआ, ये 2000 ईस्वी और 2009 में क्या हुई? विधायक चुनी गई। और इसके बाद वर्ष 2015 में इनको जो है झारखंड की राज्यपाल मनोनीत किया गया। तो आप द्रौपदी मुर्मू जी की बारे में ये नोट कीजिएगा। इनका जो जीवन का शुरुआती दौर था, वो इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत जो है वो एक अध्यापिका के रूप में की, जिसके पश्चात इन्होंने 1997 में वाईरंगपुर में नगर पंचायत पार्षद का चुनाव जीता। इसी के साथ इन्होंने भाजपा की अनुसूचित जाति की जिला उपाध्यक्ष तथा आदिवासी मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य रही। साथ ही रंगपुर से 2000 और 2009 में ये जो है विधायक चुनी गई, यानी विधानसभा मेंबर के रूप में रही। साथ ही 2015 में झारखंड की राज्यपाल मनोनीत की गई और वर्ष 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए समर्थित प्रत्याशी यानी उम्मीदवार बनाई गई। आप जरा इसे नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि वर्ष 2022 की उम्मीद जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थे वो कौन कौन थे। तो जो यहां उम्मीदवार जो थे वो एक और एक जो आपके थे वो थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा। अब देखते हैं कि जो ये थी, ये आपकी जो है ये क्या हुई है, विजित हुई। ठीक। अब जो इनको वोटों की यदि हम बात करें तो जो मत मिले, तो इनको जो मत मिले थे, इनके मतों की संख्या कितनी थी, तो 540। कितने मत इनको मिले, 540। यदि हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो इनको जो है टोटल मत कितने मिले, 280। यदि हम इनके मत मूल्य की बात करें तो इनका जो मत मूल्य था द्रौपदी मुर्मू जी का, तो इनका जो था 3,78,500। कितना था, 3,78,500 मत मूल्य था। और इनका कितना था, 1,45,600 मत मूल्य। तो इनका 3,78,500, 1,45,600 मत मूल्य। अब आपको एक अटपटी सी बात लग रही है कि ये मत मूल्य क्या है। ये जो मत मूल्य है
ये मत मूल्य क्या है? मत तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मत मूल्य क्या है? तो आप घबराइए मत, अभी हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। जबकि इसी के साथ ही हम देखें तो जो 15 मत हुए, 15 मत जो थे ये अमान्य घोषित कर दिए गए, और ये जो 15 मत अमान्य घोषित किए गए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये 15 मत जो अमान्य घोषित किए गए हमारे देश का दुर्भाग्य कैसे है। तो आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें आम जनता वोट डालने यानी मतदान करने नहीं जाती है। इसमें या तो आपके जो विधायक होंगे यानी विधानसभा के मेंबर हो जाएंगे, या फिर आपके जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं निर्वाचित हो जाते हैं। अब जो सांसद और विधायक है, जो प्रतिनिधित्व हमारा करने गया है, उसे यदि मत देना नहीं आता है किस प्रकार से मत डाला जाएगा, और 15-15 ऐसे लोग हैं देश में जो मत तो डालते हैं लेकिन वह इनवैलिड हो जाता है, तो क्या इसे देश का सौभाग्य कहेंगे? आप अनुमान कर सकते हैं हमारा भविष्य कितना स्वर्णिम है। हमने कैसे लोगों को चुन के वहां भेजा है। बहरहाल आइए हम अपना काम देखते हैं। तो हम बात करते हैं जो है भारत में या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या उपबंध है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कैसा होगा, है ना। तो हम सबसे पहले अपने संविधान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संविधान की। संविधान का एक भाग है, इसे हम कहते हैं 5। संविधान के भाग 5 का नाम जो है ये दिया हुआ है संघ। और संघ में जब हम बात करते हैं तो एक आता है हमारा अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। आप नोट कीजिएगा, कहा गया कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा, यानी जो आपका भारत संघ है इसमें एक राष्ट्रपति होना चाहिए और इसका एक राष्ट्रपति होगा, जिसलिए ये सारा सिस्टम हुआ है। ठीक, इसका सीधा संबंध कहां से है? अनुच्छेद 52 से। आइए फिर आप देखिए अनुच्छेद 53 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 53 का जो हमारे पास है वो 2 क्लॉज है। क्लॉज 1 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या होंगी? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कौन कहता है? अनुच्छेद 53 क्लॉज ये कहता है ना। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, है ना। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, क्योंकि आप जानते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका का जो है सुप्रीम कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। साथ ही क्लॉज 2 की बात करें, क्या कहता है? तो क्लॉज 2 कहता है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा, यानी जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है ये क्या होंगे? संघ के, संघ जहां यूज कर रहे हो आप समझिएगा भारत, है ना। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, है ना। ठीक, तो इसे जरा नोट कीजिए। फिर अनुच्छेद 54 की बात करें।
उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। क्या बात करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन बात करता है? अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, है ना? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो, या जो निर्वाचन में भाग लेते हैं उसके लिए बनाया जाता है निर्वाचक मंडल। क्या बनाया जाता है? निर्वाचक मंडल, है। अब निर्वाचक मंडल में आपके कौन कौन लोग होंगे, है ना? यानी कि राष्ट्रपति को मतदान कौन करेगा, कौन कौन वोट डालेगा, कौन से ऐसे 15 लोग थे जिन्होंने अमान्य घोषित कर दिए, जिन्होंने 15 वोटों को इनवैलिड कर दिया, उन लोगों कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब आप दोनों शब्दों का मीन्स समझ रहे हैं, एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा, ठीक। अब जो लोकसभा है, कौन? लोकसभा। लोकसभा में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि ये दो लोगों को नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। यानी अपने पास से जो आंग्ल भारतीय लोग होते हैं उन्हें नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये जो अभी तो नियुक्त है लेकिन नई लोकसभा के गठन पे नियुक्त नहीं होंगी, ठीक। लेकिन अभी लिखा हुआ है तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। साथ ही आप कहेंगे राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो है ये राष्ट्रपति 12 लोगों को जो है वो मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। सॉरी, जो लोकसभा, यहां बात करें लोकसभा दोनों सदनों का मीन्स, और कौन? राज्यसभा। यहां पे जो आपके राष्ट्रपति हैं वो दो लोगों को मनोनीत करते हैं और यहां पे 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा के क्षेत्र से 3-3 लोग होते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो आपके राज्य हैं, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहां तो विधानसभा में प्रावधान था कि एक लोग मनोनीत होते थे, लेकिन प्रेजेंट में ये जहां जहां नई विधानसभाएं बनी है वहां पे मनोनीत नहीं होंगे। आगे की कक्षाओं में जब आपकी पॉलिटी की कक्षा लेंगे संविधान राजनीति विज्ञान की, तो वहां पे मैं बताऊंगा। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी सारी चीजें बताने से। साथ ही राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है? तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह जो है वो प्रबंध स्टार्टिंग से नहीं था, बल्कि यह 17वें या कब से हुआ ओपन? 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ है। कब से? 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये हुआ है। आप जरा नोट करिएगा, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 55।
अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। क्या बात करता है? पद्धति की बात करता है कि प्रक्रिया कैसे होगी, कौन सी प्रक्रिया के तहत जो है क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के लिए कहा गया कि इनका इलेक्शन जो होगा यानी मतदान होगा वो होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। कौन सा? अनुपातिक पद्धति। ठीक है, किसमें? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसका मतलब क्या है? जैसे हम जब मतदान करने जाते हैं तो हमने मतदान कर दिया, एक मत किसी दूसरे ने पूरे स्टेट से या पूरे राष्ट्र से हमने प्रधानमंत्री चूज करना है ना, प्रधानमंत्री के लिए यानी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है ना, और हमें अपना सांसद चूज करना है। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमने वोट डाल दिया, केरला का एक व्यक्ति है उसने डाल दिया, तो जितने वैल्यू मेरे वोट की है, मेरे मत की है, उतनी ही वैल्यू केरला वाले की भी होगी। लेकिन इसमें जब हमने आगे बात किया कि विधानसभाओं के सदस्य जब उत्तर प्रदेश का एक विधायक जाके मतदान करेगा और साथ ही जब केरला का एक विधायक आके मतदान करेगा तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो जितनी जनसंख्या के ऊपर विधायक है ना, वो उसके मत की वैल्यू उतनी अधिक होगी, है ना। तो कहते हैं कि निर्वाचक मंडल के, इसका मतलब क्या होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मत मूल्य भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब यह ज्ञात कैसे किया जाता है? तो यदि हमें एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य ज्ञात करना है, विधायक का ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य। तो बात करेंगे कि राज्य की क्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या हो जाएगा गुणे? 1/1000, यानी इसको हम भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर भाग करेंगे तो ये 1 हट जाएगा और नहीं करेंगे तो 1/1000, दोनों रूप में लिखा आपको मिल सकता है। तो अब यह जो जनसंख्या होगी, क्या होगी? जनसंख्या, यह जनसंख्या हमारी 1971 की जनसंख्या जो थी वही ली जाएगी। ये नहीं कि जो प्रेजेंट में जनसंख्या है उससे कुछ नहीं करना है। 1971 की जनसंख्या ली जाएगी, क्योंकि 1971 के बाद कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग का गठन नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या का यदि अंतर देखें तो दक्षिण भारत की जो वृद्धि दर देखें जनसंख्या की और उत्तर भारत की देखें तो काफी असमानता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं नया डेटा जो लागू नहीं हो पाता है। और आप देखेंगे कि सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, 2026 में भी हमारी परिसीमन आयोग भी बैठने वाला है, उसके बाद जैसा होगा वैसा देखा जाएगा क्या होता है। अब यानी एक जो हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की सदस्य कि यदि कोई एक उत्तर प्रदेश का विधायक है या विधानसभा का, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य की यदि मैं बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्य की मत मूल्य होती है कितनी होती है? 208। और यदि हम साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश के सदस्य की जो मत मूल्य होती है वो होती है 08। आप कल्पना कीजिए
कितने अंक? यहां का एक व्यक्ति यहां के 25 नहीं पूरे कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले जनसंख्या के मामले में इतना समृद्ध थे कि उत्तर प्रदेश का एक विधायक अरुणाचल प्रदेश के 25 विधायकों पे भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो हमारी देगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं अब जरा एक सांसद की मतमूल्य क्या होती है। तो आप उम्मीद करते हैं आप नोट कर लीजिए जरा इसे। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। साथ साथ नोट करते रहिए। अब हम बात करते हैं एक सांसद का मतमूल्य। मतमूल्य तो जो विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य निकला है, क्या निकला है? विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य, यानी उत्तर प्रदेश ले लिया, यानी 28 के 28 राज्य और दिल्ली और पुदुचेरी, इन सबके जो जितनी सदस्य संख्या है उनकी मतमूल्य लेंगे। मतमूल्य को क्या करेंगे? जो है जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या होगा? विधानसभाओं के सदस्यों, विधानसभाओं के सदस्यों का विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का योग, है ना, यानी सभी सदस्यों के जो मत मूल्य होगा उसका योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, है ना। अब निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित कितने होते हैं? तो जब हम बात कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? यहां हम बात करते हैं 550, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। दो एंग्लो लेकर के 545 वर्तमान संख्या है। यदि यहां बात करें तो 250 होती है, और जब दो मनोनीत करते थे तो यह हो जाती है, इसमें से 12 क्या होते हैं? 12 मनोनीत और 238, लेकिन 238 और 543 को योग करते हैं और उसके बाद जब भाग देते हैं तो ये जो सांसद की मतमूल्य निकल के आती है, जो एक सांसद की मत मूल्य होती है वो कितनी होती है? तो 708। कितनी होती है? 708। आप इसे याद रखिएगा, एक सांसद की मत मूल्य 708। यूपी में आप रहते हैं इसलिए यूपी के जो विधानसभा सदस्य है उसकी मत मूल्य 208। यदि आप एपी की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की मत मूल्य जो है सबसे कम है, यानी 8। अब आप देखिए किस प्रकार से मत मूल्य होती है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है, जिस राज्य के जो प्रतिनिधि है उसका जितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी जो है वैल्यू होती है। जरा नोट कीजिए। चलिए लिखिए अनुच्छेद 56। क्या? अनुच्छेद 56। इसमें बात की गई है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। इसकी बात की गई है कार्यकाल। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो सामान्यतया होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि उससे कोई ऐसे आरोप लगते हैं, संसद जो है महाभियोग चलाती है, तो राष्ट्रपति को इसके पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा उपबंध है अनुच्छेद 61 में। इससे पूर्व भी संसद द्वारा महाअभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। नोट कीजिए, सामान्यतः 5 वर्ष होती है कार्यकाल, लेकिन यदि संसद महाभियोग ले आए तो इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकती है।
उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या? यानी मतलब कहता है कि यदि कोई राष्ट्रपति है, यदि कोई राष्ट्रपति है तो क्या वह अगली बार, जैसे इस बार आपके रामनाथ कोविंद जी थे, क्या पुनः राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकते थे? क्या पुनः राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो सकते थे? आप सभी बताइए, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद पुनः राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है? ठीक, इसको यही छोड़ रहे हैं। ठीक, तो आपको मतलब समझा दिया, आप उत्तर दीजिएगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 जो बात करता है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता, यानी कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। तो किसकी बात करते हैं? योग्यताएं। तो योग्यताएं कहीं बहुत विशेष नहीं होती, तो मामूली होती है कि भारत का नागरिक हो, है ना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हूं, चुका या चुके, है ना, चुका या चुके हूं, है ना। अगली योग्यता क्या हो सकती है, आप बताइए? लोकसभा सदस्य, निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। यह मतलब नहीं है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, बल्कि उनके पास ये योग्यता हो कि वो लोकसभा के कैंडिडेट बन सकते हैं। अब लोकसभा के कैंडिडेट के लिए क्या होता है कि वो पागल, दिवालिया ना हो। राष्ट्रपति पद बहुत ऊंचा पद है, इसलिए यहाँ पे हम पागल और दिवालिया जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही प्रयोग किया गया है। इसलिए कह दिया गया है कि लोकसभा के सदस्य की जो शर्तें होती हैं वो ऐसे भी पूरी करते हैं, है ना। साथ ही 50 मतदाता, यानी जो मत देने वाले 50 मतदाताओं द्वारा, ठीक है, 50 मतदाता द्वारा प्रस्ताव, यानी उनके प्रस्तावक हूं, और 50 मतदाता जो हूं वो क्या हूं? अनुमोदक। यानी जब आपके पास 100 कैंडिडेट होंगे तो फिर क्या होंगे? आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवारी या दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यदि हम बात करें जमानत राशि कितनी है, यानी कुछ सिक्योरिटी मनी जो होती है तो कितनी होती है? 15,000 रुपए। कितने? 15,000 रुपए। तो ये योग्यता तो सभी पूरी कर सकता है, ये पूरी कर सकते हैं, ये पूरी कर सकते हैं, ये भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट कहीं ना कहीं योग्यता है वो ये होती है। अगर इसे पूरी कर सकते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। साथ ही कोई लाभ का पद ना, जैसे किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ना हो, यदि वो सदस्य हैं, है ना, यदि वो सदस्य किसी सदन के हैं तो उनका जो राष्ट्रपति जैसे वो बनेंगे वहां स्वतः उनके उस पद की समाप्ति मांगी जाएगी। ठीक, नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा।
आइए देखते हैं अनुच्छेद 62। कौन सा? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 जो कहता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या? राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 60। क्या? अनुच्छेद 60। इसमें क्या बात की गई है? शपथ। क्या बात की गई है? शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ होगी तो इनकी शपथ कौन कराएगा? तो जो शपथ होगी वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल आप देखिएगा, कल शपथ होगी, कल आप देखिएगा CJI कराएंगे। और यदि CJI को क्या कराएंगे? शपथ ग्रहण कराएंगे। यदि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हो, किसी तरह से अनुपस्थित हो, तो कोई या जो सबसे सीनियर हो तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, है ना, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो क्या कराएंगे? शपथ ग्रहण कराएंगे, है ना। अब कहते हैं कि शपथ तो प्रधानमंत्री भी लेते हैं, शपथ विधायक जी भी लेते हैं, शपथ तो जो है संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे सांसद जी हो गए, ये भी शपथ लेते हैं, है ना। राज्यपाल भी शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ जो है वो कुछ मामलों में स्पेशल होती है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, जो आपको कहीं मिलती रही है जल्दी चीजें। कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, और राष्ट्रपति आप नोट कीजिए, राष्ट्रपति जो होते हैं इनकी जो शपथ होती है वो अन्य शब्दों से कुछ भिन्न होती है। आप नोट कीजिए, राष्ट्रपति की शपथ अन्य शब्दों से उसे भिन्न है। क्योंकि नोट कीजिए बेटा, क्योंकि ये जो है यानी क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं ये क्या करते हैं? संविधान और क्या करते हैं? संविधान और विधि, क्या? संविधान और विधि के परिरक्षण, है ना, संविधान विधि के परिरक्षण, संरक्षण और किसकी? प्रतिरक्षण शपथ लेते हैं। इनकी शपथ में जो है संविधान शब्द जुड़ा होता है, विधि का परिरक्षण शब्द जुड़ा होता है, संरक्षण शब्द जुड़ा होता है और प्रतिरक्षण शब्द जुड़ा होता है। इसकी ये शपथ लेते हैं जो कि अन्य किसी की शपथ में नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इनकी शपथ अन्य शब्दों से भिन्न होती है। नोट करिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए आगे आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। क्या है? है ना, महाअभियोग।
अब महाभियोग कब आया था? तो महाभियोग जो है उस जब राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ संसद क्या लाती है, महाभियोग लाती है। और महाभियोग ला करके 5 साल से पूर्व भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से विमुक्त कर सकती है। ठीक, तो अब महाभियोग की जो है प्रक्रिया क्या है, और देखिए जो महाभियोग की है प्रक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक, क्या बनता है कि जो महाभियोग है यह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरी बात, जिस सदन में, यानी राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदन का मतलब क्या है, दोनों का मतलब या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, ब्रैकेट में चाहिएगा तो लिख लीजिएगा लोकसभा, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। जिस सदन में यह लाया जाएगा, है ना, महाभियोग लाया जाएगा, उसके महाभियोग लाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों की स्वीकृति क्या होती, अनिवार्य होती। लाने के लिए जितनी सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्यों से आपको क्या कराना होगा, जो है स्वीकृत कराना होगा, यानी उनकी साइन लेनी होगी, फिर आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। साथ ही इसके यदि आप महाभियोग ला रहे हैं तो महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना आपको बताना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, उसके बाद आप महाभियोग ला सकते हैं। साथ ही क्या होगा, जब आप महाभियोग ले आए तो सदन के क्या करना होगा, उसको पास कराना होगा। पास कराने के लिए सदन के, ठीक है, सदन के, ठीक है, उपस्थित और मतदान कर, उसमें क्या होगा, सदन में मतदान होगा, करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से क्या करना होगा, से पास कराना होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति का पद वहीं से समाप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, इन प्रक्रियाओं को पूछ सकता है महाभियोग के बारे में कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, इनमें से कोई स्टेटमेंट में दे दे या कोई एक प्रक्रिया दे दे, ये है नहीं है हटाने की, है ना, यहाँ पे थोड़ा फेरबदल कर सकता है। या आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत में कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पदों के लिए क्या होता है, महाअभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पदों के लिए क्या है, भारत में महाअभियोग का प्रावधान है। तो जरा निकालिए, नोट करिए। तो भारतीय संविधान में 4 ऐसे पद वर्णित हैं जिसके लिए जो है महाभियोग का प्रावधान है। कितने पद हैं, 4 पद। क्या है, आप नोट कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। 4 पद ऐसे हैं जिनके लिए क्या है, महाभियोग का प्रावधान है। पहला पद कौन सा है, राष्ट्रपति। दूसरा पद बताएगा हाई कोर्ट, ठीक, या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय।
के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के लिए है प्रावधान है उनको पद से हटाने के लिए। और कौन इसके खिलाफ है? सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएजी के लिए है। नेक्स्ट आपका केंद्र व राज्य के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के लिए, केंद्र और राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। इनके लिए 4 पद ऐसे हैं जिनके लिए क्या है, महाभियोग का प्रावधान है किसमें? भारतीय संविधान में। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियां करता है, क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं आपको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति द्वारा वाली नियुक्तियां। आपको बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो पहले आपके होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति। दूसरा, संघ के अन्य मंत्री, यानी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी और महान्यायवादी, सीएजी और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त के अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य भाषा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नदी जल विवाद योजना, यानी कोई नदी है, नदी के जल के लिए कहीं विवाद है, तो उस विवाद के लिए जो आयोग बनेगा उस आयोग की नियुक्ति क्या कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति किसे पद से हटा सकते हैं? नोट कीजिए, जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको मैं आज आपको करवा दूंगा। यहीं से आपने देखा कि यूपी पीसीएस जो परीक्षा होती है 2021 में, उसके यहीं से भी मैं आपको इंगित कर रहा हूं कि प्रश्न पूछा था। तो संघ का अगर कोई मंत्री है उसे क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति करते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक, तो संघ के मंत्रियों को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पे रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर
प्रतिवेदन क्या होता है, यानी उसके सुझाव पर, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय सुझाव दे रहा है तो ये क्या करते सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। यही प्रश्न आपकी 2019 में बना था कि जो लोक सेवा आयोग है इसके सदस्य को कौन हटा सकते हैं। तो ऐसे था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल हटा देंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रपति हटा देंगे, ऐसे ऑप्शन करके था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बना था। ठीक, फिर संसद के प्रतिवेदन पर अगर संसद ने आरोप लगाया या अपना सुझाव दिया तो ये क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। लेकिन सुझाव किससे मिलना चाहिए, संसद से। और निर्वाचन आयुक्त को, इसको निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकते हैं पद से, कौन, राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट किया।